एनसीपी नेता अजित पवार ने कल ईवीएम को लेकर एक बड़ा बयान दिया है, जिसे लेकर सियासी घमासान भी मच रहा है। विपक्ष की लाइन से हटकर बोलते हुए उन्होंने कहा, मुझे ईवीएम पर भरोसा है। अगर ईवीएम में खराबी होती तो छत्तीसगढ़, बंगाल, राजस्थान और पंजाब जैसे राज्यों में विपक्षी सरकारें नहीं होती। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारे देश में ईवीएम से छेड़छाड़ संभव नहीं है, ये पूरी तरह सुरक्षित है। अजित पवार ने यह भी कहा कि कुछ लोग चुनाव हार जाते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि वो हार नहीं सकते, तो ईवीएम को लेकर आरोप लगाते रखते हैं, लेकिन हकीकत में ये जनता का जनादेश है। अजित पवार ने प्रधानमंत्री मोदी की भी तारीफ की। उन्होंने कहा कि जिस पार्टी के कभी 2 लोकसभा सांसद थे, मोदी के नाम पर वो पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आती है, तो क्या ये मोदी का करिश्मा नहीं है? अजित पवार ने कहा कि उनके खिलाफ बहुत बयान दिए गए, लेकिन वो और भी लोकप्रिय हो गए। सगळ्यांनी पाहिलेली आहे, त्याच्यामुळे ह्या गोष्टीला मी फार महत्त्व देत नाही। मी माझ्या सजीव बुद्धीला स्मरून काम केलेलं आहे आणि त्या पद्धतीनं मी ते। उधर एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार एनडीटीवी को दिए गए अपने बयान पर कायम हैं। पवार ने एनडीटीवी को दिए गए इंटरव्यू में अडानी मुद्दे पर जेपीसी की जांच के बजाय सुप्रीम कोर्ट की समिति से जांच को बेहतर बताया था। कल मीडिया ने जब उनसे वही सवाल फिर से किए तो पवार ने अपनी बात को दोहराया और जेपीसी की जांच के बजाय सुप्रीम कोर्ट की जांच की समिति को बेहतर बताया। कांग्रेस और कई दूसरे विपक्षी दल अदानी उद्योग समूह मामले में जेपीसी यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की मांग पर अड़े हुए हैं, जबकि प्रमुख विपक्षी नेता और एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने एक बार फिर जेपीसी की बजाय सुप्रीम कोर्ट की समिति की जांच को बेहतर बताया है। हमें ऐसे लगता है कि जेपीसी का जो कंपोजिशन होगा, ये कंपोजिशन में समझो 21 सदस्य की जेपीसी हो तो इसमें 15 लोग रूलिंग पार्टी के रहेंगे और 5 या 6 लोग अपोजिशन के रहेंगे। तो जहाँ ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी रूलिंग पार्टी की है, वहाँ देश के सामने सच्चाई क्या है, वो कहाँ तक आएगी, इस बारे में कोई भी आशंका पैदा कर सकता है। और इसलिए हमारा कहना ये है कि इससे दूसरा एक अल्टरनेटिव सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, वो खुद कमिटी अपॉइंट करना चाहते हैं कि उन्होंने, तो शायद इसकी क्रेडिबिलिटी वो ज़्यादा रहेगी। एक दिन पहले ही शरद पवार ने एनडीटीवी को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में जेपीसी की मांग को व्यर्थ बताते हुए सुप्रीम कोर्ट की समिति की जांच को ही सही बताया था। पवार ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर सवाल उठाते हुए अदानी को टारगेट किए जाने का दावा किया। ये इश्यूज जो रखे गए, वो रखने वाले कौन है, इसकी सोचने की आवश्यकता थी। हमने तो कभी नाम भी सुना नहीं था जिसने स्टेटमेंट दे दिया। नंबर 2, इसकी बैकग्राउंड क्या है। नंबर 3, जो कुछ इशूज रेज करते हैं और इससे देश में हंगामा होते हैं, तो इसकी कीमत देश की ओवरऑल सिचुएशन, इकोनॉमिक, इसको कितनी देनी पड़ती है, ये बातें हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। यहाँ टारगेट किया गया ऐसे लगता है, इंडिविजुअल इंडस्ट्रियल ग्रुप इस देश का, इसको हमला किया गया ऐसे लगता है। शरद पवार के इस बयान के बाद विपक्षी एकता पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। हालांकि महाराष्ट्र में एनवीए के 2 और प्रमुख घटक दल शिवसेना और कांग्रेस इसे शरद पवार का व्यक्तिगत मत कहकर टकराव से बचते नजर आ रहे हैं। शरद पवार जी का वो व्यक्तिगत मत हो सकता है, लेकिन जेपीसी उसमें होना ही चाहिए और बगैर जेपीसी से इसका वास्तविकता आगे आ नहीं सकती है। सभी दल के वहाँ पर सांसद होते हैं, उनकी संख्या सत्ता पक्ष की ज़्यादा है तो उनके ज़्यादा रह सकते हैं, लेकिन वास्तविकता जब जनता के सामने आएंगी तो आने दो ना। शरद पवार साहब ने ये कहा है कि विपक्ष जेपीसी की मांग कर रहा है, लेकिन जेपीसी से कोई मतलब साध्य नहीं होगा। जेपीसी का चेयरमैन बीजेपी का होता है, जेपीसी के जो मेंबर्स होते हैं कमेटी के, उसमें बहुमत बीजेपी का होता है, तो जो उनको चाहिए वही रिपोर्ट वो बना देंगे। एक पर्याय दिया है, एक विकल्प है न्यायालयीन जांच, ये पवार साहब का कहना है। तो ठीक है, ये ममता बनर्जी हो या तृणमूल कांग्रेस या एनसीपी, अडानी के बारे में उनकी अलग राय है
हो सकती है अपनी राय, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि जो एकजुट है विपक्ष की उसमें कोई दरार आ जाए। कोई दरार नहीं आएगी, न महाराष्ट्र में आएगी न राष्ट्रीय स्तर पर आएगी। शरद पवार के इस बयान का विपक्षी एकता पर भले कोई असर न हो, लेकिन इससे कारोबारी घरानों को सियासी लड़ाई में घसीटने की कांग्रेस की कोशिश को बड़ा झटका जरूर लगा है, क्योंकि पवार ने साफ कहा है कि सरकार को घेरने के लिए पहले हम टाटा बिरला को निशाना बनाते थे, लेकिन जब हमने उनके योगदान को देखा तो हैरान रह गए थे कि क्यों हम टाटा बिरला कर रहे थे। आज उनका नाम आगे नहीं है, अब अदानी अंबानी आ गए हैं, इसलिए सरकार पर हमला करना हो तो अदानी अंबानी का नाम लिया जाता है। मुंबई से सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। पटना में कल नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू की ओर से हज भवन में इफ्तार पार्टी आयोजित की गई। इस आयोजन में सीएम नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव समेत तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। इस दौरान नीतीश कुमार से एनसीपी प्रमुख शरद पवार के एनडीटीवी को दिए गए इंटरव्यू को लेकर सवाल किए गए। इस पर नीतीश ने कहा कि कौन क्या बोलता है ये उनकी अपनी इच्छा है। शरद पवार ने बोला जेपीसी की जरूरत नहीं है अडानी इशू में, अडानी मामले पे अभी तो वही ना बताएंगे, जैसे आप कह रहे हैं हम भी देख रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि अंबानी अडानी का अर्थव्यवस्था में बहुत वो कह रहे हैं लोगों की राय अपनी अपनी होती है। आज भी हम अभी देखे सूरज भाई आ रहा है, उसमें देखे तो कौन क्या बोलते हैं उनकी अपनी इच्छा है। एनसीईआरटी की किताबों से मुगलों का चैप्टर हटाने पर जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि लाल किला हुमायूं के मकबरे को कैसे छुपाएंगे, सरकार अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार रही है। तारीख मिट नहीं सकती, आप कितना इसको किताबों से निकालेंगे। शाहजहां को कैसे भूल जाएंगे, औरंगजेब को कैसे भूल जाएंगे, अकबर को कैसे भूल जाएंगे, बाबर को कैसे भूल जाएंगे, हुमायूं को कैसे भूल जाएंगे। लाल किला है उसको कैसे छुपाएंगे, हुमायूं का टॉम जिसको नेशनल नहीं इंटरनेशनल देखा जाता है उसको कैसे छुपाएंगे, किस चीज को छुपाएंगे। ये अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं, तारीख बदलेगी नहीं। और बिजली की कमी को देखते हुए पंजाब सरकार ने एक फैसला लिया है। सरकार दफ्तरों के खुलने का समय बदला गया है। सरकारी दफ्तर अब सुबह 7:30 बजे से लेकर 2 बजे तक खुलेंगे। 2 मई से बदलेगा सरकारी दफ्तरों का समय और 2 मई से 15 जुलाई तक ये आदेश जारी रहेगा। बिजली की डिमांड में कमी आएगी। भगवंत मान ने कहा है कि इस सब से बिजली की मांग में 350 मेगावाट की कमी होने की संभावना है। गैस के दाम तय करने के नियमों के बदलाव के बाद आज से सीएनजी और पीएनजी के दाम कम हो गए हैं। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने भी सीएनजी के दाम घटा दिए हैं। दिल्ली में सीएनजी 6 रुपये सस्ती हो गई है। दिल्ली में सीएनजी के नए दाम 73 रुपये 59 पैसे प्रति किलो होंगे। नोएडा में अब सीएनजी 81 रुपये 17 पैसे की जगह 77 रुपये 20 पैसे प्रति किलो मिलेगी। गाजियाबाद में सीएनजी अब 77 रुपये 20 पैसे प्रति किलो मिलेगी। और एक बार फिर तमिलनाडु में राज्यपाल और राज्य सरकार आमने सामने हैं। आरएन रवि का कहना है कि स्टारलाइट में बदलाव के लिए विदेशी से फंडिंग हुई थी। उनके इस बयान से द्रमुक और एआईएडीएमके दोनों नाराज हो गए। क्या थूथुक्कड़ी में वेदांता के स्टेरलाइट कॉपर प्लांट को बंद करने का विरोध करने वालों को विदेशी पैसे मिले थे? तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि का मानना यही है कि प्रदर्शनकारियों को या तो विदेशी फंडिंग हुई थी या फिर वो गैर सरकारी संगठन से थे। थूथुक्कुड़ी में हुए स्टारलाइट केस को ही ले लीजिए। उस केस में पूरी तरह से विदेशी फंडिंग हुई थी। आखिरकार क्या हुआ? पुलिस फायरिंग हुई और निर्दोष लोग मारे गए। राज्यपाल के इस बयान ने तमिलनाडु में सियासी हलचल पैदा कर दी है। वो वेदांत के एजेंट की तरह बात कर रहे हैं। स्टरलाइट फैक्ट्री के बंद होने से अगर उन्हें इतनी परेशानी है तो अपने राज्य बिहार ले जाएं। दरअसल 2018 में विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस फायरिंग में 13 लोगों की मौत हो गई थी। इस वजह से स्टरलाइट कॉपर प्लांट को बंद कर दिया गया था। स्थानीय लोगों ने इसका काफी विरोध किया था।
उनका आरोप था कि संस्थान स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा कर रहा है। दिलचस्प बात यह है कि इसी हफ्ते केंद्रीय गृह मंत्रालय ने संसद को बताया था कि उसने द अदर मीडिया नाम के एनजीओ के खिलाफ शिकायतें मिली हैं और वो इस बात की जांच कर रहा है कि क्या ये एनजीओ इन पैसों से थूथुकुड़ी में हो रहे प्रदर्शन में तो नहीं कर रहा था। वैसे विदेशी अनुदान के दुरुपयोग के आरोप में एनजीओ ऑक्सफैम इंडिया के खिलाफ सीबीआई की जांच के आदेश केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दे दिए हैं। ऑक्सफैम इंडिया पर एफसीआरए नियमों का उल्लंघन कर भारत स्थित कई एनजीओ की फंडिंग का आरोप है। मंत्रालय ने संसद को ये भी बताया कि पिछले 5 सालों में 6,677 एनजीओ पर नियमों पर अमल न करने के चलते कार्रवाई की गई है। नई दिल्ली से नीता शर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए। भारत की तीनों सेनाओं की सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लड़ाकू विमान सुखोई 30 में उड़ान भरी। उन्होंने ये उड़ान तेजपुर के एयरफोर्स स्टेशन से 15 मिनट के लिए भरी। पूरी तैयारियों में करीब आधे घंटे का वक्त लगा। सुखोई 30 MKI फाइटर प्लेन रूस में बना है। ये उड़ान के दौरान भी ईंधन भर सकता है। इसमें भी रफाल की तरह डबल इंजन लगे हुए हैं जो इमरजेंसी में काम आते हैं। सुखोई 30 फाइटर प्लेन एक बार में 3000 किलोमीटर की उड़ान भर सकता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से पहले 2009 में तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने सुखोई लड़ाकू विमान में उड़ान भरी थी और उनसे पहले डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम राष्ट्रपति रहने के दौरान 8 जून 2006 में सुखोई से उड़ान भर चुके हैं। वो ऐसा करने वाले देश के पहले राष्ट्रपति थे। और दिल्ली की तिहाड़ जेल के बाहर कल सरेंडर करने आए कैदियों की लंबी कतार दिखी। कैदियों में होड़ लगी रही कि कौन पहले जेल में दाखिल हो जाए। दरअसल कोरोना के दौरान सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 4,683 कैदियों की रिहाई की गई थी। इसमें 1184 कैदी दोषी करार दिए गए थे जबकि अन्य विचाराधीन कैदी थे। लेकिन इनमें से अधिकतर कैदियों ने अब तक जेल में वापस सरेंडर नहीं किया था। इसके बाद 24 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए आदेश दिया कि जेल से बाहर आए सभी कैदियों को 15 दिन के अंदर जेल जाकर सरेंडर करना होगा। सरेंडर करने की आखिरी तारीख 7 अप्रैल थी। ऐसे में कल यहां सरेंडर करने की होड़ लग गई। अब तक 1768 कैदी सरेंडर कर चुके हैं। आपने पानी और राशन के लिए लोगों की लंबी लाइनें देखी होंगी, लेकिन शुक्रवार को तिहाड़ जेल के बाहर अलग ही नज़ारा था। यहाँ पर ऐसे लोगों की लंबी लाइनें थीं जो कि तिहाड़ जेल में जाने को बेकरार थी। दरअसल ये वो लोग थे जो कि तिहाड़ जेल में सरेंडर करने आए थे। इन लोगों को कोरोना महामारी के दौरान तिहाड़ जेल में भीड़ कम करने के लिए एक तय समय सीमा के लिए जेल से पैरोल पर रिहा कर दिया गया था, लेकिन ये लोग तय समय सीमा पर तिहाड़ जेल में सरेंडर करने नहीं आए। इसके बाद 24 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए आदेश दिया कि ऐसे सभी कैदी जो कोरोना महामारी के दौरान पैरोल पर रिहा किए गए हैं उनको 15 दिन के अंदर सरेंडर करना होगा, जिसका आखिरी दिन शुक्रवार यानी 7 अप्रैल था। तो 7 अप्रैल को यहाँ पर बड़ी संख्या में कैदी आए, उन्होंने सरेंडर किया। तिहाड़ जेल के मुताबिक अब तक 1700 से ज़्यादा ऐसे कैदी हैं जिन्होंने सरेंडर कर दिया है, लेकिन जो कैदी रिहा किए गए थे उनका आंकड़ा 4000 से ऊपर है। यानी कि अभी भी ऐसे बहुत सारे कैदी हैं जो कि सरेंडर करने नहीं पहुंचे हैं। अगर वो नहीं पहुंचेंगे तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और जो कैदी फरार हो जाएंगे उनकी तलाश पुलिस करेगी। तो भारत के कोने कोने से यहाँ पर कैदी शुक्रवार को सरेंडर करने आए और यहाँ पर सरेंडर करने वालों की लंबी लाइनें देखी गई। नई दिल्ली से मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। और अब कोरोना देश में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 6155 नए केस आए हैं जबकि 9 मरीजों की मौत हुई है। ऐसे अब एक्टिव केसों की संख्या 31,194 है। वहीं रोजाना संक्रमण दर बढ़कर 5.63% हो गई है। वहीं 24 घंटे के दौरान देश भर में 3,253 कोरोना के मरीज ठीक भी हुए हैं। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 542 से ज्यादा नए केस मिले हैं जबकि एक मरीज की मौत हुई है। एक्टिव मामलों की कुल संख्या 4,360 हो गई है। वहीं मुंबई में 24 घंटे में 207 नए केस सामने आए हैं। फिलहाल मुंबई में कोरोना के
100 मरीज अस्पताल में भर्ती हैं और पॉजिटिविटी रेट 14.45% है। वहीं दिल्ली में 24 घंटे के दौरान 535 नए मामले आए हैं, जबकि दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट 23.05% दर्ज की गई है। यहाँ 2232 एक्टिव केस हैं।